होलिस्टिक इंडिविजुअल बनाने का एक कोशिश है। ये महात्मा गांधी मिशन का खासियत है। 40 साल का अनुभव हम देख रहे हैं। जिस तरह का इंजीनियरिंग से लेकर मेडिकल तक सभी तरह का बायो साइंसेस, सभी तरह का अप्लाइड साइंसेस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, डिजाइंस, ऑल काइंड ऑफ सोशल साइंसेस एंड मैनेजमेंट हम यहाँ पर शुरू किए हैं। उसके द्वारा छात्र को खास करके थोड़ा बैकवर्ड या लेस एडवांटेज्ड सोशल कम्युनिटीज है, उधर से आने वाले बच्चे को हम तैयार करते हैं। 40 साल पूरा किया, ये बहुत बड़ा गर्व की बात है हमारे लिए। उसको हम मनाने के लिए ये अकेशन को तैयार किए। तो हम चाहते हैं सा विद्या या विमुक्ति का एक परिणाम हमारे आज़ादी के बाद एक एक इलाका में फंसे हुए पीड़ित लोग हैं या खास करके आदिवासी, ट्राइबल और रिमोट विलेजेस में रहने वाले लोगों का मानव अधिकार कैसा है उसको देखने का हम चाहते थे। ये संदर्भ में उसको समझाने के लिए वो क्या है उसको हमारे साथ डिटेल रूप में एक्सप्लेन करने के लिए हिमांशु जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने पिछले क्लोज टू 30 इयर्स ऐसा एक इलाका है दांतेवाड़ा नाम से हिंदुस्तान में, जिधर विकास के नाम से कुछ भी पहुंचा नहीं है, उधर काम करते हुए उनके लोगों का मानवाधिकार को निश्चित करने के लिए अपना पूरा जिंदगी को उन्होंने डेडिकेट करके काम किए। तो वही सही आदमी रहेंगे हमको इस समय पर मानवाधिकार का पहलू क्या है बताने के लिए, तो उनको हमने बुलाई। तो मैं ज़्यादा ना बताते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, हिमांशु जी अपना जिंदगी में एक आंदोलन को स्वीकार किया। उसमें उनका सोच, उनका बोलना और उनका करना, इसमें कोई अंतर नहीं। गांधी ने बोला यही अहिंसा का जिंदगी है। ऐसे लोगों का कुछ भी तकलीफ बड़ा नहीं होता है। अभी तो हम सुनने के लिए सुनने वाले हैं जिस तरह का उन्होंने सबसे बड़ा ताकतवर को भी सत्य के लिए सामना किए हैं। उन्होंने बोला मेरे अंदर डर नहीं है क्योंकि मेरे साथ सत्य है। मेरे कुछ भी संकोच नहीं है क्योंकि मैं न्याय के लिए आवाज देता हूँ। वो उनका ताकत है। उस तरह का एक महान पुरुष को हम आज यहाँ पर बुलाए हैं। हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। उनके आवाज हम सुनेंगे। उनके साथ वार्तालाप करने के लिए हमारे साथ निरंजन साहब आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो दोनों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं तनवीर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद। Thank you, sir. Niranjan Takle sir, who broke the Justice Loya case, wanted to become a lawyer because in 1971 the state government had acquired 16 acres of his family agricultural land for development of low-costing housing projects without due compensation. As the family waited for their due, Niranjan's dream of dream of owning a bicycle was also put on hold. With this motivation, he started his career and he became an electronic engineer. And after doing electronic engineer, he started his interest developed in journalism and he became a professional journalist, and he worked with The Week as special correspondent, Sahara Samay. Then he worked as bureau chief in IBN, CNN, Lokmat. He was correspondent in CNN, IBN. Then he became editor, anchor of Ved News, and he has been a regular speaker to international and national universities on the topic of investigative journalism, corruption, social issues. He has received many awards, like Red Link Award and many other awards for his stories like Onion Mafia
and in the footsteps of Mahatma. He has done great investigative stories which have shaped the whole India. One of the famous stories from which he became known to the society was A Lamb Lionized on Savarkar. Then he did a full tour of India on the footsteps of Mahatma Gandhi, and it was known as in the Mahatma footsteps. Then the last story, which was very popular and it has become a well-known face to the media also and to the masses also, Mysterious Death of Just Loya. So I welcome you, sir, for this occasion. Then we have with us Himanshu Kumar, sir. We can say in short that for Himanshu Kumar, sir, that खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है. So this is the one of the short introduction. And formal introduction is that Himanshu Kumar sir was born in Muzaffarnagar, UP, and his both parents were freedom fighters. He grew up in Gandhi Ashram, Meerut, Uttar Pradesh. His father Prakash Bhai Sharma worked closely with Mahatma Gandhi and Vinoba Bhai. After visiting Dantewada in 1988 with activist Nirmala Deshpande and his father, he decided to move to Dantewada with his wife in 1992 and founded the Vanvasi Chetna Ashram along with her. The ashram worked to educate the tribals about their legal rights. The ashram was demolished on 17th May 2009 by the police. Over the years, he extensively worked in Bastar district with the government to raise awareness on malaria and literacy and against the government or alleged human rights violations, especially during the Salwa Judum movement. Over the years, Himanshu Kumar sir has filed over 519 petitions related to alleged fake encounters, rape, loot by the Indian security forces. Recently, the Supreme Court dismissed his petition filed in 2009 that sought an independent probe in the alleged extrajudicial killing of tribal people by security forces in Chhattisgarh and imposed a fine of 5 lakh rupees on Kumar, on which he said that I demanded justice and they are sending us to jail. With pride in my eyes, a smile on my lips and revolutionary songs in my voice, I will fearlessly go to jail. And this was his stand, and the Supreme Court had to roll back the order. So we welcome a brave, courageous guest who has, as he said, उन्होंने कहा था कि गांधी जी के बारे में बोलना और सुनना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, गवर्नमेंट को भी अच्छा लगता है, पर जब गांधी प्रैक्टिस में आते हैं तो सबको तकलीफ होती है. So with these words, I request all of you to welcome our guest and we start the conversation. We will have a one-to-one discussion of Niranjan Takle sir and Himanshu sir. So I request Vice Chancellor sir and Registrar sir to take the seats and पता नहीं होता है क्योंकि मेन स्ट्रीम इसे कवर नहीं करता है. तो ये एक मौका था. दूसरा, आपने अभी जो इंट्रोडक्शन में कहा गया उसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ एक फैसला देते हुए 5 लाख का जुर्माना आपको लगाया और आपने जुर्माना देने से इनकार कर दिया. आपने कहा कि मैं जेल जाऊंगा. तो एक्चुअली शुरुआत में मैं दरअसल बहुत बार आता हूँ MGM, तो आज मैं बहुत कम बोलने वाला हूँ, सवाल ही पूछूंगा. लेकिन एक उस मौके पर एक कविता है जो मैं सबके लिए पढ़ना चाहूँगा. बहुत छोटी सी है, दुष्यंत की. कहो तो डरो कि हाय ये क्यों कह दिया, न कहो तो डरो कि पूछेंगे चुप क्यों हो, सुनो तो डरो कि अपना कान क्यों दे दिया, न सुनो तो डरो कि सुनना लाजमी तो नहीं था, देखो तो डरो कि एक दिन तुम पर भी यह ना हो, न देखो तो डरो कि गवाही में बयान क्या दोगे, सोचो तो डरो कि कहीं यह चेहरे पर झलक ना आए, न सोचो तो डरो कि कहीं सोचने को कुछ दे न दे, पढ़ो तो डरो कि पीछे से झांकेंगे क्या पढ़ रहे हो, न पढ़ो तो डरो कि तलाशेंगे क्या पढ़ते हो, लिखो तो डरो कि उसके कई मतलब निकल सकते हैं, न लिखो तो डरो कहीं नई इबारत न सिखाई जाए, डरो तो डरो कि कहेंगे डर किस बात का, न डरो तो भी डरो क्योंकि हुक्म होगा डर. और ऐसे डरावने माहौल में जहां इस देश की पूरी जुडिशियल सिस्टम
हम को एक आईना दिखाने का काम आपने किया। जब आपने न्याय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको जुर्माना देना पड़ेगा 5 लाख रुपए का, तो क्या पहले तो वो वाकया क्या था, क्या इंसिडेंस था, और क्या सोच के आपने ये तय किया कि नहीं जेल जाऊंगा भले लेकिन जुर्माना नहीं करूंगा, और आखिर उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ा? वो क्या इंसिडेंस था? तो जैसा अभी बताया कि मैं और मेरी पत्नी 1992 में दिल्ली से दंतेवाड़ा चले गए थे और आदिवासियों के गांव में उनके साथ रहना शुरू किया था। फिर बड़ी कंपनियों के लिए माइनिंग के लिए आदिवासियों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए सरकार ने आदिवासियों के 650 गांवों को जलाया, बड़े पैमाने पर आदिवासियों की हत्या की, आदिवासी महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए। ये सब चल रहा था। उसी समय में एक गांव है छत्तीसगढ़ का सुकमा ज़िले का गोमपाड़, वहाँ सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस ने 16 आदिवासियों का कत्ल किया था, जिसमें 1.5 साल का बच्चा था, उसकी 3 उंगलियां काट दी थी। वो अपनी माँ की गोद में था, उसकी माँ के सर में चाकू मार दिया, उसकी 8 साल की मौसी का गला काट दिया, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए, नाना का पेट फाड़ दिया और 16 लोगों को कत्ल किया था। उनके रिश्तेदार हमारे पास आए तो हम उनको लेकर दिल्ली गए। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि जांच करवाइए ये कत्ल किसने किया है। तो अब 13 साल के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर हम 5 लाख का जुर्माना लगाते हैं। हमने कहा अरे हम तो इंसाफ मांगने आए थे, आप हम ही पर जुर्माना लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जांच कर ली थी, आपको पुलिस की जांच पर भरोसा करना चाहिए था, कार्रवाई पर। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, आपने हमारा वक्त खराब किया है। तो हमने कहा भाई पुलिस तो एक्यूज्ड है, पुलिस के ऊपर ही तो इल्जाम है कि पुलिस ने कत्ल किया है, और जो आरोपी है वो अपने खिलाफ जांच कैसे करेगा? आदिवासी पुलिस की जांच पर कैसे भरोसा करेंगे? तो ये तो न्याय की मूल अवधारणा के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने से हमने कहा कि ये आपके पास जांच की मांग को लेकर के आए थे और आपने जांच नहीं कराई, आपको कैसे पता कि ये पुलिस ने नहीं मारा? बिना जांच के आप कैसे कह सकते हैं? और फिर आप जुर्माना जो लगा रहे हो, जुर्माने का अर्थ ये है कि आप ये कह रहे हो कि इंसाफ मांगना अपराध है। तो भारत की अदालत जनता ने बनाई है और जनता इंसाफ मांगने जरूर आएगी। आप इंसाफ मांगने को अपराध घोषित कर रहे हैं। और हमने कहा कि हमें तो गांधी जी का वो वाकया याद है। गांधी जी जब चंपारण गए बिहार के, और वहाँ के किसान तबाह थे नील की खेती की वजह से, मिलहे जो जमींदार थे अंग्रेज, उनके अत्याचारों की वजह से, तो वहाँ पर बहुत हलचल मच गई। तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और उनको इलाका छोड़कर जाने की दबाव पड़ने लगा। जब बहुत विद्रोह हुआ, जनता खिलाफ हो गई, तो कहा कि वे इसको छोड़ो। तो अदालत में जज ने कहा कि तुम्हें 100 रुपए के मुचलके पर छोड़ा जाता है।
गांधी जी से कहा, तो गांधी जी ने कहा मैं 100 रुपए नहीं दूंगा। बड़ी बेइज्जती हो गई कोर्ट की। तो कहा कि अच्छा तुम्हें ऐसे ही छोड़ा जाता है। तो हमने कहा कि भाई हम तो गांधी जी को मानते हैं, तो आपने कहा कि 5 लाख रुपए जुर्माना, तो लो हम 5 लाख नहीं देते, जाओ आपसे जो बन पड़े कर लो, आप जेल में डालोगे मुझे, डाल दो। मैं ये बात कबूल कर ही नहीं सकता कि इंसाफ मांगना जुर्म है, और अगर मैं ये बात कबूल कर लूंगा तो सारे देश के साथ अन्याय हो जाएगा। और मैं ये भी कबूल कर लूं कि आदिवासी झूठ बोल रहे हैं, फिर वो आदिवासी आ गए दिल्ली, वो बच्चा आ गया जिसकी उंगलियां काटी गई थी, वो उस वक्त 1.5 साल का था, अभी वो 15 साल का हो गया, वो दिल्ली आ गया। आप देखिए उसका फोटो भी है मेरे साथ अभी। और सारे आदिवासी आ गए, बोले हमारे घर वालों का कत्ल हुआ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पुलिस ने नहीं मारा, और जो आवेदन लेकर आया उस पर आप जुर्माना लगा रहे हैं। तो अभी वापस नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, वो अभी ठंडे बस्ते में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को मुझे जेल में डालने का हुक्म दे चुका है। तो फंदा कस दिया गया, मतलब डाल दिया गया है, कसना बाकी है। तो मैं सोच रहा हूं कि जब तक जेल नहीं जाते तब तक सच बोलते। एक्चुअली ये सच बोलना और शैतान को शर्मिंदा करना, ये जो काम आप किए जा रहे हो, मुझे एक बेसिक जो सवाल है कि आपका जन्म यूपी में हुआ, उत्तर प्रदेश में, आपकी फैमिली मतलब पंडित नेहरू जी ने जो पहले सेवा दल का 10 जनों का दस्ता बनाया था, उसके चीफ आपके फादर थे। अब इस बैकग्राउंड को देखते हुए आपका अचानक यूपी से उठकर बस्तर में आ जाना और माओवादियों का, नक्सलियों का जो गढ़ है वहां पर आकर काम करना, ये क्या हुआ, क्या प्रेरणा थी, क्या वहां पर आ गए? हाँ, तो आपने ठीक कहा, पिताजी फ्रीडम स्ट्रगल में थे और फिर गांधी जी को उन्होंने खत लिखे, गांधी जी ने अपने आश्रम में बुलाया, गांधी जी के साथ रहे, और फिर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल रहे वो। तो विनोबा का जो पूरा भूदान आंदोलन था वो एक तरीके से जो उस वक्त किसान और आदिवासियों का जो एक असंतोष था, उसको नक्सली अपने ढंग से एड्रेस कर रहे थे और गांधीवादियों ने अपने ढंग से एड्रेस करने की कोशिश करी। तो विनोबा का भी पूरा भूदान आंदोलन उसी समस्या में से निकला, जिस समस्या में से नक्सल आंदोलन निकला। तो दोनों अप्रोचेस हैं सेम समस्या की तरफ। तो हम जब जवान हुए, उसी सारे पिताजी वगैरह के साथियों को देखते हुए, और पिताजी कहते थे कि गांधी जी बोलते थे कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में काम करना चाहिए, नहीं तो भारत का लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गांव में जाके काम करेंगे। तो अपनी शादी के 20 दिन के बाद मैं और मेरी पत्नी दिल्ली से अपना बैग पैक करके, पहले तो हम औरंगाबाद आए थे अपनी शादी के बाद। तो ये दूसरा मेरा औरंगाबाद का टूर है। और यहाँ के बाद फिर हम लोग बस्तर गए थे। बस्तर में फिर हम लोगों ने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया, फिर धीरे से आदिवासियों ने झोपड़ी बनाई, फिर आश्रम विकसित हुआ और फिर हम लोग वहाँ रहना शुरू किया। तो हम लोगों का यही था कि जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा हो रही है, वहीं पर अहिंसा को इस्तेमाल करना, उसकी सार्थकता सिद्ध करने का प्रयोग होना चाहिए। तो हम लोग इसीलिए दंतेवाड़ा गए थे कि हम आदिवासी समस्या को कैसे गांधीयन तरीके से समझा जाए और उसमें हस्तक्षेप किया जाए, काम किया जाए।
तो हम लोग फिर 92 में वहाँ पहुँच गए और वहाँ फिर हम लोग 18 साल रहे। फिर सरकार ने हमारे आश्रम पर बुलडोजर चला दिया और फिर 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की। अंत में मुझे तड़ी पार कर दिया 2010 में। आप जो कह रहे थे कि विनोबा जी का भूदान और तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की जो थियरी थी, जो विनोबा ने भी पहचानी, उसके बारे में उन्होंने बात की, उसके पहले एनालिसिस ऑफ कास्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने उसके बारे में लिखा था कि ये अगर नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन लोगों के पास होनी चाहिए, जिसको सामाजिक तौर पर विनोबा ने किया, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर नक्सलियों ने किया कि उस तरह से वो जमीन का कब्जा उनको दिया जाए। अब जैसे अक्सर हम सोचते हैं कि इस किस्म के मसलों के बारे में सरकार जो भी कुछ करती है वो हमेशा ट्रीटमेंट ऑफ द सिम्टम्स होता है, लक्षणों पर उपचार करना चाहती है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज क्या होना चाहिए? अभी आप इतने सालों से आदिवासियों के बीच में काम कर रहे हो, तो असल बीमारी क्या है और उसके ऊपर इलाज क्या होना चाहिए, आपकी राय में? आपने अभी 1-2 लोगों का जिक्र किया और थोड़ा उस बात को बढ़ाता हूँ। आपने कहा कि नक्सल जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आपको देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो समाज में से निकलता है। हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी भारतीय समाज से निकला है, समाज क्या चाहता है। गांधी के साथ एक लुई फिशर की बातचीत है, इंटरव्यू है, उसमें गांधी कहते हैं कि भारत में जो जमीनों पर जमींदारों के कब्जे की स्थिति है वो बहुत जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता ऐसी है, और जनता इसका रास्ता ये निकालेगी कि भारत के भूमिहीन लोग जमींदारों की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे, गांधी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि इसमें हिंसा होगी, वो लुई फिशर कहते हैं कि इसमें तो हिंसा होगी, गांधी कहते हैं हाँ संभव है हिंसा होगी। और जब लुई फिशर पूछते हैं कि क्या जमींदारों को मुआवजा दिया जाएगा, तो गांधी कहते हैं संभव ही नहीं है। अब ये गांधी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, गांधी तो न्याय की बात कर रहे हैं। तो न्याय ज्यादा बड़ा है, समाज ज्यादा बड़ा है, उस पर हमें काम करना है। उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन में अगर तुमको चेंज करना है तो करो, करना ही चाहिए। कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में अगर अन्याय को हम बना के रखना चाहते हैं तो उसको जरूर चुनौती दी जानी चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आपने अंबेडकर साहब की बात की, गांधी की बात की, मैं और एक नाम जोड़ना चाहता हूँ, भगत सिंह। और मैं अपनी बात को रखने के लिए वहां से शुरू करूंगा। भगत सिंह का लास्ट पिटीशन है जो उन्होंने पंजाब प्रांत के उस समय के गवर्नर को लिखा है, और उसमें वो कहते हैं कि आप भारत के अमीर वर्ग ने और सरकार ने मिलकर भारत की जनता के खिलाफ एक युद्ध थोपा है। आपने सैन्य बलों का सहारा लेकर भारतीय जनता के संसाधनों और श्रमिकों के श्रम को लूटने के लिए एक युद्ध थोपा है, और यह युद्ध जारी रहेगा। द स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट्स एंड विल कंटिन्यू। और यह युद्ध जारी रहेगा, भले ही अंग्रेज चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक संसाधनों और श्रम की यह लूट जारी रहती है, और जिसमें श्रमिकों और भारतीय गरीबों की अंतिम विजय नहीं हो जाती, तब तक ये युद्ध जारी रहेगा। और गांधी सेम बात कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं गांधी और भगत सिंह की लड़ाई करवाते हैं।
वो कहते हैं ये दोनों परस्पर विरोधी विचारधारा के हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। गांधी क्या कह रहे हैं हिंद स्वराज में? गांधी कह रहे हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है, क्योंकि ये मॉडल ज्यादा उपभोग और ज्यादा संग्रह को बढ़ावा देता है। ये कहता है विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास कम है वो पिछड़ा हुआ है। आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा मकान है, ज्यादा गाड़ियां हैं, ज्यादा बंगले हैं, आप बहुत विकसित हैं। आपके पास एक कुटिया है, एक साइकिल है, काम चलाऊ पैसा है, आप पिछड़े हुए हैं। गांधी कहते हैं प्रकृति ने सबको बराबर दिया है और आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले रहे हैं और दूसरा देगा नहीं, तो आप छीनेंगे। और छीन आप तभी सकते हैं जब आपके पास ताकत हो। और इस विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास हो सकता है, कमजोर इसमें पिछड़ जाएगा। अंग्रेज अपने इस विकास के मॉडल को सस्टेन रखने के लिए दुनिया भर में युद्ध करते थे। एक कहावत थी कि अंग्रेजी राज में कभी सूरज नहीं डूबता, लेकिन एक अंग्रेज जॉन मिल ने कहा कि यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार दुनिया के बाजारों और कच्चे माल के इलाकों पर कब्जा के लिए दुनिया भर में वॉर करते थे। गांधी ने कहा अगर भारत अंग्रेजी विकास के मॉडल को अपनाएगा तो भारत किस पर युद्ध करेगा, किस पर हमला करेगा। गांधी ने कहा लिख कर रख लो, इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम एक दिन अपने गांव पर हमला करोगे। वो युद्ध जारी है। आज हमारे सिपाही कहां हैं? सबसे ज्यादा सिपाही कहां हैं? वो आदिवासी इलाकों में है। वहां एक युद्ध जारी है, दैट इज कॉल्ड हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस आज कहां हैं? क्या करने गए हैं? हमारी वो सेना क्या करने गई है? क्या वो आदिवासियों को सुरक्षा देने गए? नहीं। देखिए, एक पूंजीपति को दो चीजें चाहिए पूंजी के निर्माण और पूंजीपति बनने के लिए। एक है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मजदूर का श्रम। प्राकृतिक संसाधन किसके? एक देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका मालिक कौन है? लोग, उस देश के लोग। लेकिन जब किसी पूंजीपति को प्राकृतिक संसाधन चाहिए, उसे 10 गांव की जमीन चाहिए, तो सरकार उसकी तरफ से नोटिफिकेशन निकालती है कि इस पूंजीपति के लिए इतने गांव की जमीन एक्वायर की जाती है। तो क्या लोग आराम से दे देते हैं? नहीं, लोग विरोध करते हैं। जब लोग विरोध करते हैं तब कौन आता है? तब सरकार की पुलिस आती है। पुलिस कौन है? पुलिस है सरकार का सैनिक। सैनिक का मतलब भारतीय सेना मत समझिए। जो भी सरकार की तरफ से बंदूक लेकर आ रहा है वो सरकार का सैनिक है। और वो आकर क्या करता है? वो लोगों को पीटता है, ज्यादा विरोध हो गोली चलाता है, जेल में डालता है। अब सेना, वो जो सैनिक आ रहा है, सेना का इस्तेमाल हो रहा है, किसके खिलाफ किया है सरकार ने? जनता के खिलाफ। तो एक बार सरकार ने, सेना का इस्तेमाल कहां होता है? युद्ध में। और ये युद्ध किसके खिलाफ किया? जनता के खिलाफ, संसाधन पर कब्जा करने के लिए। फिर दूसरी चीज जो पूंजीपति को चाहिए वो चाहिए श्रम। एक मजदूर अगर एक दिन में 10,000 का उत्पादन करता है तो क्या उसे 10,000 मजदूरी मिलती है? उसे मिलेगा 250-300 रुपया। और अगर मजदूर मिलकर ये कहें कि आप हमें कम से कम जस्टिफाइबल मजदूरी तो दीजिए, वरना हम काम नहीं करेंगे,
तब क्या होता है, फिर पुलिस आती है। फिर वो क्या करती है, फिर वो मजदूरों को पीटती है और कहती है इतनी ही मजदूरी में काम करना पड़ेगा। फिर सरकार ने अपनी सेना भेजी, किसके लिए, श्रमिकों की लूट को बरकरार रखने के लिए। तो पूंजी के लिए, संसाधन को लूटने के लिए सरकार ने अपनी सेना का इस्तेमाल किया और श्रम को लूटने के लिए अपनी सेना का इस्तेमाल किया। ठीक यही तो भगत सिंह कह रहे हैं कि आपने एक युद्ध छेड़ा है संसाधन पर कब्जा करने के लिए और श्रम पर की लूट के लिए, और ये युद्ध जारी रहेगा चाहे अंग्रेज चले जाए। तो स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड विल कंटिन्यू, ये जारी रहेगा और जारी है, वो युद्ध जारी है। भारतीय जनता के खिलाफ पूंजी का ये युद्ध जारी है। आदिवासी इलाकों में आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, हर 2 किलोमीटर पर सीआरपीएफ का कैंप है। गांव जलाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के 650 दंतेवाड़ा के गांव जलाए गए। हजारों आदिवासी महिलाओं से बलात्कार हुआ, स्टिल कंटिन्यू। कत्ल हुआ, बच्चों का कत्ल हुआ, जेलें भर दी गई। आज मेरी स्टूडेंट सोनी सोनी के प्राइवेट पार्ट्स में थाने के भीतर पत्थर भर दिए गए। उस पुलिस अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिया। द वॉर स्टिल एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू। लेकिन आपके लिए बुरी खबर यह है कि ये वॉर एक्सपेंड कर रही है, ये आपके दरवाजे पहुंचेगी। मैं एक्चुअली आपको मेरा पूछने का मतलब जरूर यही था कि ये कब तक जारी रहेगा, और अगर नहीं चाहिए इस किस्म की वॉर इस नई पीढ़ी को देखने के लिए या सफ़र करने के लिए नहीं चाहिए, तो इस पर इलाज क्या होना चाहिए, इसका रियल डिसीज क्या है और उसके ऊपर ट्रीटमेंट क्या होने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको समस्या बताई है कि ये जो आपके विकास का मॉडल है और आपकी जीवन शैली है, ये वाली जीवन शैली में से युद्ध निकलने वाला है। और आपकी तरफ से भारत की सरकार युद्ध कर रही है तो आप बहुत खुश हैं, लेकिन ये युद्ध पूंजीपति के लिए लड़ा जा रहा है और उसके शिकार बहुत जल्दी आप बनने वाले हैं। आपका रोजगार ये खत्म किया जाएगा, आप उसके शिकार बनेंगे। तो जो हमला है उसकी जद में आज आदिवासी है, मजदूर है, किसान है, इसके बाद नौजवान है, उसका रोजगार है। आपके बैंक खाली किए जा रहे हैं, आपके संसाधन पर कब्जा हो जाएगा, रोजगार खत्म हो जाएंगे, आप कहीं के नहीं बचेंगे। फिर उसका इलाज क्या हो? तो जो डिजीज है, डिजीज को रोकना और एक नए तरीके का अर्थव्यवस्था जो दूसरे के शोषण पर आधारित ना हो, जो दूसरे के संसाधन पर मेरी अय्याशी को जस्टिफाई ना करता हो, मैं लूट का समर्थन ना करता हूं, हिंसा का समर्थन ना करता हूं। क्या एक ऐसी अर्थव्यवस्था संभव है? इस दिशा में हम सब मिलकर के पहले तो इस पर सवाल खड़े करें, क्योंकि एक ऐसा चुटकी में नहीं हो सकता जब तक हमें वैकल्पिक आर्थिक मॉडल, जीवन शैली इसके प्रति तैयार ना हो कि हाँ ये वाली तो जीवन शैली नहीं चलेगी कि मैं कारों में घूमूं, शॉपिंग मॉल्स में जाऊं, लाखों रुपए का पैकेज हो, मुझे बड़े बड़े फ्लाईओवर्स चाहिए। ये वाली जीवन शैली में से हिंसा निकलने वाली है, ये मुझे नहीं चाहिए। पहले तो आप तैयार हो जाइए कि हाँ ठीक बात है। इस वाली जीवन शैली में से तो पूंजीपति विकसित होगा, हिंसा निकलेगी। आज वो आदिवासी, किसान और मजदूर के खिलाफ हो रही है, लेकिन कल मैं भी उसकी चपेट में आने वाला हूं या आने वाली हूं और मैं भी बर्बाद होने, मेरी भी जॉब जाएगी,
क्योंकि पूंजीवाद धीरे धीरे पूरे समाज को निगलता चला जाता है, तो उसमें हम भी खत्म होने वाले हैं। तो ये वाली जीवन शैली तो नहीं चलेगी, ये वाली अर्थव्यवस्था नहीं चलेगी, इसको बढ़ाने वाली राजनीति भी नहीं चलेगी। आज तो हम उस राजनीति के समर्थक हैं, उस अर्थव्यवस्था के समर्थक हैं, उस जीवन शैली के समर्थक हैं, और बड़े पक्के से समर्थक हैं। कोई अगर सवाल खड़ा करे तो हम कहेंगे नक्सली है, इसको जेल में डालो फटाफट। ये हमारी ऐशो आराम पर रोक लगाने की बात कर रहा है, ये हमारी विचारधारा। उन्होंने कहा ना सावित्याय विमुक्तये, विमुक्तये मतलब आजाद करेगा, लिबरेट करेगा। किस चीज से? किस चीज से आजाद होना है? सोच से। क्या हम अपनी सोच से आजाद होने को तैयार हैं? आजाद तो तब होगे जब उस सोच पर सवाल उठाने को तैयार हो। क्या अपनी मान्यताओं, धारणाओं पर हम सवाल भी खड़ा करने को तैयार हैं कि हम जिस चीजों को सही समझ रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं है? क्या इसके लिए भी तैयार हैं हम? तो आज तो समाज उसके लिए भी तैयार नहीं है कि भैया तुम्हारा जो ये, अब हम शहर जो है, जो शहरीकरण है, शहर क्या उत्पादित कर रहा है? आप खाने को उत्पादित कर रहे हैं, कुछ सोना चांदी दूध मछली कुछ भी उत्पादित कर रहे हैं, या सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं? और कंज्यूम कर रहे हैं किसकी कीमत पर? कहां से निकाला जा रहा है? किस तरीके से निकाला जा रहा है? वहां रहने वालों के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है? किस तरीके से उन पर हिंसा हो रही है? किस तरह से उन्हें विस्थापित किया जा रहा है? कैसे उन पर हमला हो रहा है? हम देखने को भी तैयार हैं, जानने को तैयार हैं, स्वीकारने को तैयार हैं, रोकने को तैयार हैं नहीं है। तो मैं कुछ भी कहता रहूं कि आइए मैं आपको गांधीयन तरीका बताता हूं जीवन का, आप सुनेंगे नहीं। आप कहेंगे ठीक है, गांधी की फोटो लगा दो, मूर्ति बना दो, गांधी वॉज वेरी ग्रेट, गुड, लेकिन मेरी जीवन शैली ऐसी चलेगी, ये अर्थव्यवस्था ऐसी चलेगी, ये राजनीति ऐसी वाली ठीक है, तब कुछ भी होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा। फिर तो तैयार रहिए, जिस तरीके से विनाश का पहिया बढ़ता जा रहा है, आज हमें चारों तरफ दिख रहा है। आप जरा बाहर तो निकलिए अपने इको चैम्बर से, अपने बबल से, देखिए किसानों की हालत, मजदूरों की हालत, सारे अधिकार खत्म किए गए इसी बीच मजदूरों के। 8 घंटे की शिफ्ट के लिए सैकड़ों सालों की संघर्षता खत्म कर दिया गया, अभी खत्म हुआ है। कोई आवाज नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं है। 8 घंटे की शिफ्ट खत्म, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है, ओवर टाइम खत्म, मिनिमम वेज खत्म, जॉब सिक्योरिटी खत्म। हम नौजवानों को पता भी है, कोई चिंता भी है, तो हम अगर किसानों की क्या हालत है, उनकी आत्महत्याओं की क्या स्थिति है, किसान आंदोलन हुआ क्यों हुआ, क्या चल रहा है, ये अर्थव्यवस्था किसानों के साथ क्या करने वाली है, मैं आपको बताऊं। आज जो आदिवासी इलाकों में हो रहा है, कुछ ही सालों में आप किसानों के खिलाफ देखेंगे। ये सीआरपीएफ पूंजीवाद का अगला हमला भारत की कृषि पर होने वाला है। जमीनों पर कब्जा होगा और वो बंदूकों के दम पर होगा। ये युद्ध जो आज आदिवासी इलाकों में चल रहा है, ये मैदानी इलाकों में फैलेगा। पूंजीवाद अगर फैलता नहीं है तो मर जाता है, ये पूंजीवाद का लक्षण है। ये आप जो कह रहे हो, ये शायद इसीलिए तो अग्निवीर है। ये अग्निवीर सीमा पर तो नहीं लड़ेंगे, वो शायद शहरों में ही जाएंगे। आपने जॉब सिक्योरिटी बात की, बच्चों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए, उनको सिक्योरिटी की जॉब ऑफर की जा रही है। जब उन्होंने झगड़ा शुरू किया अग्निवीर के खिलाफ कि हमें जॉब सिक्योरिटी की जरूरत है, तो उनको कहा गया कि आपको सिक्योरिटी की जॉब देंगे 4 साल बाद। तो ये पूरा मतलब उल्टा है। इसके उपाय में आपने जब बस्तर में जाकर, दंतेवाड़ा में जाकर आपने एक इंस्टीट्यूशन खोल के आश्रम बना के वो काफी बड़ा किया, हजारों वहां पर आते थे, काम होता था, एक उपाय देने की कोशिश आप कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे
और वो क्यों बंद हुआ? जी, शुरू में तो हम लोग रचनात्मक काम ही कर रहे थे। हम लोग वहाँ आदिवासियों के साथ उनकी आजीविका कैसे सुरक्षित हो, सुनिश्चित हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, तो स्वसहायता समूह बनाकर उनके कृषि के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे बायो कंपोस्ट बनाना, कैसे कृषि के सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स को कैसे बढ़ाया जाए, वो सारे उस तरीके के काम। फिर हेल्थ को लेकर, कम्युनिटी हेल्थ को लेकर हमारा एक बड़ा वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम था। शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट हम ही ने चलाया था वहाँ मितानिन का बस्तर में। बाद में वो जो आशा कार्यक्रम के रूप में सारे भारत में फैला है, उसके शुरुआती लोगों में से हम लोग थे। वो सारा रचनात्मक काम हम लोग कर रहे थे। और उसके बाद जब आदिवासियों के गांव जलाए गए, वो सारा हमला हुआ, तो हमको लगा कि जिन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं वो अगर हमले के जद में हैं, उन पर हमला हो रहा है, ऐसे में हम चुप नहीं रह सकते। तो फिर हम बोले। उससे पहले तक हम लोग सरकार की आंख का तारा थे। मेरा 1000 हमारे साथी थे, कार्यकर्ता स्टाफ था, और हम लोग, मैं ऑनरेरी मजिस्ट्रेट था, गवर्नमेंट ने मुझे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया था। मैं जज के साथ बैठ करके समझौते कराता था। मैं कंज्यूमर फोरम का जज था, और मैं सुप्रीम कोर्ट की संस्था नालसा का मेंबर था। हम लोग जजों के साथ गांव में कैंप लगाते थे, आदिवासियों को बताते थे कि अपने साथ अन्याय हो तो कोर्ट में आइए। लेकिन जब सरकार ने पूंजी के लिए आदिवासियों पर हमला किया और अन्याय शुरू किया और हमने न्याय मांगा, तो सरकार नाराज हो गई और फिर हमारे आश्रम के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। मैं एक्चुअली मुझे ये बताना था कि आज जो बुलडोजर मॉडल काफ़ी जगह हरियाणा में, दिल्ली में, यूपी में फेमस हो गया है, इस बुलडोजर मॉडल के पहले विक्टिम आप रहे, तो आपने वो सहा है, बर्दाश्त किया है। अब आप जी बिल्कुल। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग तो सरकार की आंख का तारा थे। हम लोग 92 में गए तो सरकार बहुत खुश हुई कि भाई दिल्ली से कपल आकर यहाँ गांव में सेवा कर रहा है। अधिकारी आते थे, अपनी फैमिलीज को लाते थे कि देखिए दिल्ली से कपल आके काम कर रहा है, क्योंकि बस्तर कोई आना नहीं चाहता था, अधिकारियों की फैमिलीज नहीं आना चाहती थी, तो वो मिलवाने लाते थे अपनी पत्नियों को, एसपी, कलेक्टर, जज वगैरह। और हमारे आश्रम के साथ हमें सरकारी सभी समितियों में सदस्य बनाते थे। फिर जब ये सारा वहाँ पर अन्याय शुरू हुआ और उसका विरोध किया, तो उसके बाद फिर स्थितियाँ बदल गई और फिर उनको लगा कि ये, क्योंकि हमने बहुत बुनियादी सवाल उठाए। हमने कहा कि राज्य का काम है लोगों की रक्षा करना। राज्य अगर लोगों पर हमला करता है तो राज्य अपनी भूमिका छोड़ रहा है, और अगर राज्य अपनी भूमिका छोड़ेगा तो वो फिर राज्य नहीं कहलाएगा, फिर तो वो हमलावर कहलाएगा। तो राज्य को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अब वो हमलावर की भूमिका में है, उसने जनता के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है, और राज्य ये स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि फिर जो राज्य की बुनियादी अवधारणा है वो कोलैप्स कर जाएगी, टूट जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो हमारा मुकदमा है वो यही प्रूव कर देता कि राज्य हमलावर है। आजादी के बाद ये आदिवासियों पर होने वाला सबसे बड़ा हमला था, जो सबसे क्रूर हमला था, जिसमें बच्चे तक का हाथ काटा गया हो और राज्य की फोर्सेस में काटा हो। तो अगर राज्य स्वीकार कर लेता कि राज्य जनता के खिलाफ हमलावर है, तो राज्य की अवधारणा ध्वस्त हो जाती। तो राज्य ये स्वीकार नहीं कर सकता, और वो स्वीकार न करके उसने हमें झूठा कहने की कोशिश की, जिसका हमने माकूल जवाब दिया। हमने कहा कि अगर आप हमें झूठा कहेंगे
तो फिर ठीक है, फिर हम बताएंगे कि सच क्या है। और फिर आदिवासी दिल्ली आ गए, आदिवासियों ने पूरा सच रखा। और अब ये है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आ गया हो, लेकिन हमने दुनिया की दिमागों में और समझ में ये बात डाल दी है कि राज्य अपराधी है, वो गलती पर है और आदिवासियों और देश की जनता के खिलाफ वो एक युद्ध में रत है। ये बात तथ्यगत रूप से दुनिया के सामने आ गई है। ये 1000 स्टाफ मेंबर्स का आपका पूरा एक्टिविटी आज का, ये रातों रात जब डिमोलिश करने आया तो क्या कभी ऐसा लगा नहीं कि सरकार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बचा रहे, वो स्टाफ बचा रहे, या उसके ऊपर पानी छोड़ने के लिए आप कैसे तैयार हो बचाने? असल में मैं शुरू से ही मुझे लगता है कि मेरा बेसिक ओरिएंटेशन जो है वो एक रेवोल्यूशनरी का था, और चूंकि रेवोल्यूशन का कोई सीधा मौका मेरे सामने नहीं था, इसलिए रेवोल्यूशन की तैयारी में मैं रचनात्मक काम कर रहा था, क्योंकि मुझे लगता है कि बदलाव रचनात्मक तरीकों से भी आ सकता है। तो हम लोग जेंडर पर, दूसरे चीज़ों पर, गरीबी पर रचनात्मक तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन जब अन्याय का मौका आया सीधे सीधे, तब मुझे लगा कि इस समय जिस इनकलाब की तुम बात करते थे वो अभी है मौका कि लोगों पर बहुत जोरदार अन्याय हो रहा है और तुम्हें अपनी अंदरूनी ताकत दिखाने का ये मौका है। तो इसको अगर तुम चूक गए तो फिर जिंदगी में पछताते रहोगे कि जब सच पर खड़े होने का मौका था तब मैं डर गया कि पैसा ना चला जाए, संस्था ना बंद हो जाए, स्टाफ ना कम हो जाए, और मेरे सामने बचाने के लिए जो चीजें थी उनका महत्व तो कुछ नहीं था। मतलब थोड़ा सा पैसा ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टाफ ज्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल किसी तरीके का तो दूसरा सेकंड थॉट आया ही नहीं मुझे कि बचा लूं। मैंने कहा सच पर लड़ना है तो लड़ना है, दूसरी सोच। आज भी मैं रोज सुबह उठकर अपने भीतर टटोलता हूं कि कहीं डर तो पैदा नहीं हो गया किसी कोने में, और अगर जरा भी डर पैदा होता है तो पहले मैं उस डर को निकालता हूं कि डरना नहीं है, क्योंकि मेरे खिलाफ जो लोग हैं, मैं सत्ता के खिलाफ लड़ रहा हूं, और सत्ता आपके भीतर बैठे हुए डर का इस्तेमाल करके आपको चुप कराती है। तो मैंने कहा डरना तो है ही नहीं, किसी भी बात से नहीं डरना, जेल जाने से नहीं डरना, मरने से नहीं डरना, गरीब हो जाने से नहीं डरना, किसी भी बात से नहीं डरना। डरना है तो फिर सामाजिक काम में आना ही मत, कुछ और करना। डरना तो है ही नहीं। मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनसे भी कहता हूं जिंदगी में डरना ही मत किसी भी चीज से, बस फिर तुम्हारी जिंदगी में निखार आएगा। डरना मत। मुझे लगता है आज के दिन इस नई जनरेशन को ये सबसे बड़ा मैसेज है कि डरना नहीं है, डरो मत। और वाकई ये बात बिल्कुल सच है। और आपने ये जो कहा, मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ कि ये कहना बहुत आसान है कि डरना नहीं है, मन से डर निकाल देना है, उस पर अमल करना एक और बात है। ये जब डिमोलिशन हुआ आपके पूरे आश्रम संस्था, उसके बाद से आज तक आप क्या कर रहे हो और इसके आगे क्या करने का इरादा है? और जो ये अभी मैंने कहा ना डर वाली बात, और आपने भी पूछा यही, तो ऐसा नहीं है। अभी लास्ट वीक मैं उसी गांव में था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के दिन, जिस गांव में ये 16 लोगों का कत्ल हुआ
और जिन्होंने कत्ल किया वो लोग अभी भी वहां पर बंदूकें लेकर वो पुलिस बन करके बैठे हुए हैं। उनके हजारों लोग वहां बंदूकें लेकर थाने बनाकर कैंप्स बनाकर हजारों की संख्या में वहां जमे हुए हैं। और मैं वहां अकेला गया अभी लास्ट वीक, और मैं गांव में पहुंच गया। गांव के नौजवान मुझे देखकर हैरत में पड़ गए, बोले गुरुजी आप अकेले आ गए? तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा कि 2008 में ये सारे गांव जला दिए गए थे 2005 में, और 2008 में हमने इन गांवों को दोबारा बसाया था। मैंने कहा मैं तो बहुत पुराना आदमी हूं यहाँ का, मैं कोई नया थोड़ी हूं, और मुझे इनसे किस बात में डरना चाहिए कि ये मुझे मार देंगे? मार दें। मैं कहीं जाने से पहले लोग कहते हैं आप फेसबुक पे मत लिखा करो अपना मूवमेंट कहां जा रहे हो। मैं पहले फेसबुक पे लिखता हूं मैं यहां जा रहा हूं, मारो मुझे आते, और मैं वही जाता हूं। मैं बिल्कुल चेंज नहीं करता प्रोग्राम कि लिखूं कहीं पहुंच जाऊं। मैं चैलेंज करता हूं आओ मुझे मारो, और मैं जाता हूं, रहता हूं। मैं वहां रहा जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था, मुझे चाहते तो मारते, मैं फोन भी नहीं कर सकता था, और मैं वहां 5 दिन रहा, और चारों तरफ वो हत्यारे घूम रहे थे बंदूकें लेकर के, और मैं रह गया अभी 5 दिन। तो मेरे लिए निडरता कोई अतीत की बात नहीं है, वो रोजमर्रा की आज की बात है। आज भी मेरा फोन टैपिंग पर है, मेरे मूवमेंट को NIA ट्रैक कर रहा है, मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, मुझे कौन मेरे अकाउंट में पैसा डाल रहा है, कहीं किस से मिला जुला, सारा ट्रैक हो रहा है वो, और मुझे कुछ भी छिपाना नहीं है। मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बात कर रहा हूं, खुलेआम बात कर रहा हूं। तो मेरे लिए निडरता कोई अतीत की चीज नहीं है कि मैं गांधी की निडरता की तो तारीफ करूं लेकिन मेरे जीवन में वो ना दिखाई दे। मुझसे जब ये मैंने लिखा कि गांधी जी ने 100 रुपया मुचलका देने से मना कर दिया था, हम भी 5 लाख नहीं देंगे, तो हमारे एक साथी ने कहा तुम अपने आप को गांधी के साथ तुलना कर रहे हो। मैंने कहा अगर गांधी हमारे जीवन में नहीं उतर सकता तो काहे का गांधी? फिर गांधी की उपयोगिता क्या है? खाली मैं बैठ करके गांधी गांधी करूं लेकिन अपनी जिंदगी में मेरे गांधी ना उतरे तो फिर गांधी किस काम का? तो गांधी तो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। मेरे लिए गांधी हिम्मत, अहिंसा और सत्य का नाम है। तो अगर वो मेरे जीवन में दिखाई नहीं देता तो फिर काहे का गांधी? तो हम लोगों की साथ यही होता है कि हम लोग मोहम्मद की तो तारीफ करेंगे लेकिन उनके जीवन को अपने में नहीं उतारेंगे। जीसस की तारीफ करेंगे या नानक की तारीफ करेंगे या गांधी की तारीफ करेंगे या बुद्ध की तारीफ करेंगे, लेकिन बस हम उनके एक इमेज बना लेते हैं, उस इमेज की पूजा करने वाले बन जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में व्यवहार में वो नहीं उतरता है। तो जिंदगी में बदलाव नहीं आता है। जिंदगी में अन्याय, झूठ, डरपोकपना, दब्बूपना, अन्याय को सहन कर लेना, वो सब चलता रहता है। इसलिए समाज में अन्याय चल रहा है, झूठ चल रहा है, दमन चल रहा है, और हम लोग लड़ने वाले नहीं बन रहे हैं। जी मुझे तो बहुत इच्छा है और बात करने की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय का लिहाज करते हुए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ। आज आपने हमारे साथ इन सभी बच्चों के साथ इतना बड़ा संवाद किया। ये जो पूरा झूठ का, असत्य का, शोषण का ये जो पूरा विषवृक्ष फैला हुआ है, एक छोटी कविता है कि माना कि इस विषवृक्ष को तुमने नहीं लगाया, माना कि इस विषवृक्ष को तुमने नहीं लगाया, पर जब कुछ लोग इसे लगा रहे थे खामोश रहे तुम। माना कि इस विषवृक्ष को तुमने नहीं सींचा,
पर जब कुछ लोग इसे सींच रहे थे, चुपचाप रहे तुम। अब जब इस विषवृक्ष का हर फल हलाहल उगल रहा है, तब क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या अभी भी तुम्हारे हाथों में कुल्हाड़ी नहीं है? तो शायद आज वो कुल्हाड़ी उठाने की जरूरत है इस विषवृक्ष को गिराने की, जो दमन किए जा रहा है, शोषण किए जा रहा है, डरा रहा है, असत्य के आधार पर है, जो नफरत फैला रहा है। मुझे लगता है कि फिर से उसमें गांधी ही दिशा दिखाते हैं, सत्य की, निडरता की, निर्भयता की, जिसके जरिए इस विषवृक्ष को गिराया जा सकता है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज इतना समय निकालकर सभी से बात की, बहुत धन्यवाद सबका, मैनेजमेंट का, जी आपका, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर से नौजवान साथियों का जिन्होंने इतने शांति से सुना, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो बच्चे भी पूछ सकते हैं, अगर है थोड़ा सा समय। सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैं हूं अभी, कल तक अगर किसी को मिलना हो तो यहाँ मैं कैंपस में ही हूँ 2 दिन। सर मेरा एक सवाल है, आप इतने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं, तो कुछ फर्क गिर रहा है किस? ये सवाल कई बार आता है कि हमने इतना लंबा काम किया, उसकी उपलब्धि क्या रही। वैसे तो मेरी जिंदगी फेल्योर्स की कहानी है, असफलताओं की कहानी है, लेकिन जब मैं बारीकी से देखता हूँ कि कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा, तो फिर मिलते हैं नतीजे, संकेत मिलते हैं कि हाँ फर्क तो आया है। अगर स्थूल रूप से जिसको कहते हैं टेंजिबल, गिनने योग्य, तो जैसे अब सोनी सोरी वाला मामला लिया जाए। सोनी सोरी एक आदिवासी टीचर थी, उसने जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, उसको पुलिस ने उठाया, पुलिस स्टेशन ले गए, उसको निवस्त्र किया, उसे बिजली के झटके दिए, उसके प्राइवेट पार्ट्स में पुलिस ने पत्थर भर दिए, और उसको उसके भतीजे जो पहला आदिवासी पत्रकार था लिंगा कोड़ोपी, उसको एसपी के घर ले जाकर उसके एनस में डंडा घुसा दिया, मिर्च से डुबा के, उसकी इंटेस्टाइन फट गई, और उसको और सोनी को दोनों को जेल में डाल दिया। 7 फर्जी मुकदमे लगा दिए और कहा बहुत बड़ी माओवादी पकड़ लिए हमने। फिर उसको लेकर के हमने एक लड़ाई लड़ी और इन दोनों को निर्दोष साबित किया गया, और उसका 7 मामलों में वो लोग बरी हुए, जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद दोबारा सोनी के मुंह पर पुलिस ने एसिड डाल दिया, फिर वो उसमें से निकल के फिर उसने अपनी लड़ाई जारी रखी है। तो सरकार ने और पूंजी ने मिलकर के जो एक पूरा झूठ का नैरेटिव खड़ा किया था, उसको हमने ध्वस्त कर दिया पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, कि ये कोई देश को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ये आदिवासियों पर पूंजी का हमला है, और इसमें राज्य अपराधी है, आदिवासी विक्टिम है। तो वो एक तरह की सफलता है, वो हमारा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है इस पूरे मामले में। इसके अलावा फिर हमने जो रचनात्मक काम किए, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, जो अब मुझे याद है कि उस वक्त बाल मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, लेकिन हम लोगों ने जब काम किया तो हम उसको 0 पर ले आए थे। हमारे समय में ब्लॉक, जिसमें 2 ब्लॉक्स में हम काम कर रहे थे, एक भी बच्चा नहीं मर रहा था, हर डिलीवरी अस्पताल में हो रही थी। हम लोग हर प्रेग्नेंट लेडी का हमारे यहाँ रिकॉर्ड रहता था,
किस दिन डिलीवरी होनी है वो नोट रहता था, टैक्सी वाला फिक्स्ड रहता था। कई बार तो अगर वो टैक्सी वाला नहीं आया, मैं जाता था खुद अपनी संस्था की बस में, मैं लेडीज को लेकर के आधी रात को 2-2, 2:30 बजे तक हॉस्पिटल लेके गया हूँ। हम लोगों ने मैटरनल मॉर्टेलिटी और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है वो 0 पर ले आए थे। पर एक भी बच्चा हमने वहां अपने कार्य क्षेत्र में स्कूल के बाहर नहीं रहने दिया, छोड़ा। हर बच्चे को स्कूल में ले गए थे। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ विजिबल काम भी किए और फिर ये सारा तो चल ही रहा है जी। सर एक छोटा सा सवाल है, आप 1000 का स्टाफ लेके वहाँ कार्यरत थे, तो ये एक्सपेंडिचर कहाँ से चलता था आपके पास, कैसा क्या सोर्स था? जी, उसमें सरकारी ग्रांट्स भी थी बहुत बड़ी। जैसे ये हेल्थ का प्रोग्राम था वो स्टेट फंडेड था, और भी कई प्रोग्राम्स थे स्टेट फंडेड थे। इसके अलावा हमारे पास FCRA था, फॉरेन संस्थाओं के साथ भी हम लोग काम कर रहे थे शिक्षा पर और दूसरे चीज़ों पर। तो हमारे पास राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के संसाधन मौजूद थे। हिमांशु जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आप जो सब नाम ले रहे हो, मुझे आप बहुत नज़दीक से सबका अपने रामगढ़ हो, दंतेवाड़ा हो, बस्तर हो, 80 से मैं नक्सलाइट मूवमेंट देख रहा हूँ एक पत्रकार के हैसियत से। अभी आपने जो परिस्थिति कही, जो कथन की है, वो बहुत गंभीर है। आम आदमी इस पे रिएक्ट नहीं होता है, वो अपनी जीवन शैली विकसित करने में बहुत गुम गए, बहुत केंद्रित हो गया है। इसका आपको खेद नहीं लगता है? नहीं, खेद का क्या सवाल है। सवाल है कि आप अगर अपने आसपास हो रही चीजों को समझ रहे हैं और आप उससे पैदा होने वाले खतरे को देख रहे हैं, उससे पैदा होने वाले पेन को देख रहे हैं कि समाज में एक तरह का दुख पैदा हो रहा है उससे, और आप उसे रोकना चाहते हैं, तो आप जरूर सक्रिय हो जाएंगे। तो मैं समाज में होने वाले इस दुख से दुखी हूं कि समाज में कितना दुख पैदा हो रहा है। ये न सिर्फ आदिवासी को दुख देगा, बल्कि हमारे जो शहर में रहने वाले दुख लोग हैं, अंत में ये भी दुखी हो जाएंगे। तो क्या दुख से बचाया जा सकता है समाज को? अच्छा, बचाया जा सकता है तो भाई तुम्हारे पास क्या तरीका है? तो तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी आवाज है, तुम बोल सकते हो तो बोलो, बताओ, सच बताओ, और हाथ से सेवा कर सकते हो तो सेवा करो। तो वही करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि बताएं लोगों को कि ये खतरा है, आ रहा है। और मैं वहां से बोल रहा हूं जहां अभी बहुत कम लोग, जिनकी आवाज यहां तक आ पा रही है, मैं वहां खड़े होकर बोल रहा हूं, उस गहरे कुएं में से बोल रहा हूं, मैं जोर से चिल्ला रहा हूं। छोटा सवाल, मैंने आपकी किताब आदिवासियों के बारे में, जो हिंसा के बारे में जो किताब है, आदिवासी, हाँ, उसको अभी पढ़ना चालू किया है। मैं मेरे यंग फ्रेंड से आग्रह करूँगा कि वो इस किताब को जरूर पढ़ेगा। रिसेंटली मैंने इसको पढ़ना चालू किया है। उसमें एक जगह आपने बोला है कि पुलिस ने 5000 गुंडों को अपना ऑफिसर ने नियुक्त किया और उनको ये जॉब दिया कि तुम्हारा काम ये लोगों को बाहर खदेड़ना है। तो ये गुंडे कहाँ से थे? समाज से थे, किस जगह से थे, आसपास से थे या कैसे थे? यदि वो आजू बाजू के हमारे इलाके में से थे तो उनसे इंटरेक्ट करना हमको पॉसिबल नहीं हुआ क्या? उसके बारे में क्या क्या डिफिकल्टी आई, ये मेरा सवाल है। वो उसमें से ज्यादातर पुराने नक्सली हैं जिनको लालच देकर, पकड़कर, फिर उनको जान से मारने की धमकी देकर, उनसे थोड़े अपराध करवाकर, फिर अपनी तरफ मिलाकर उनको
SPO स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स अपॉइंट किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट का उनके खिलाफ आदेश आया कि इन सबसे बंदूकें वापस ली जाएं, लेकिन सरकार ने वो माना नहीं और उनका नाम बदलकर अभी DRG कर दिया है और एक 303 वापस लेकर AK-47 दे दी है और अब वो लोग और ज़्यादा हिंसा कर रहे हैं और उनको और ज़्यादा ताकत दे दी है। और चूंकि वो अब राज्य के साथ इतने ज़्यादा अपराध कर चुके हैं मिलकर के कि अब उन्हें लगता है कि अब हमारी बात सुनने में वो फंस जाएंगे, क्योंकि हम हिंसा छोड़ने की बात कहेंगे और अब उन्हें लगता है कि अब वो हिंसा छोड़ करके वापस आदिवासी समाज में नहीं मिल सकते, तो अब वो राज्य के साथ मिलकर आदिवासी समाज पर हमला करने में अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो एक बहुत ही दुखद स्थिति तो है कि वो आदिवासी समाज से ही हैं, लेकिन पूंजीपति के लिए अपने आदिवासी समाज पर ही हमला कर रहे हैं लगातार। तो उनके साथ बातचीत अब मुमकिन नहीं है। मैं लोगों से भी पूछता हूँ, क्योंकि वो जो आदिवासी मुझे बताते हैं वो बताते हैं कि वो उन्हीं के गांव का लड़का है। तो मैं कहता हूँ आप कभी मिलते नहीं हो? तो कहते हैं कि हम पूछते हैं कि तू तो हमारे गांव का, हम ही को मार रहा है, तो जवाब नहीं देता है। बाजार में गांव, वो कहते हैं गांव में तो बात नहीं कर सकते हम। जब वो लोग आते हैं 100-200 की संख्या में बंदूकें लेकर गांव पर अटैक करने, तब तो वो बात नहीं करते हैं बिल्कुल। लेकिन कभी शहर में मिल जाते हैं, वहां उनकी ताकत नहीं चलती है, वहां वो अकेले होते हैं। तो हम पूछते हैं कि तुम क्यों अपने ही लोगों को मार रहे हो? तो वहां वो दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं, जवाब नहीं देते। देखिए, राज्य का तो ये शुरू से डिजाइन है, कोई नई बात नहीं है। राज्य जो है वो गरीब का गरीब के खिलाफ इस्तेमाल करता है। अब ये जो हमारे फोर्सेस में लोग हैं, ये कौन लोग हैं? CRPF में कौन है? किसान के बच्चे हैं। और वो जाकर के जिनको मार रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो भी गरीब हैं, किसान है। किसान के बच्चे किसान को ही मारते हैं। हम कहते हैं इसको कि CRPF में किसान का बच्चा अपना पेट बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वो नहीं लड़ेगा तो पेट नहीं चलेगा। और किसान अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, गरीब गरीब से लड़ रहा है, और पूंजीपति उसका फायदा उठा रहा है। तो ये बहुत स्मार्ट एक खेल, एक स्थिति का निर्माण कर दिया गया है कि गरीब गरीब को मारे, गरीब का गरीब के खिलाफ लड़ाई में, युद्ध में इस्तेमाल करो, और उसका इस्तेमाल ये पूरा पूंजीवाद उठा ले। ये इस खेल को समझना, इस हिंसा को समझना, इस तौर तरीके को समझना जरूरी है, ताकि उसमें हस्तक्षेप किया जा सके, उस हिंसा से निकला जा सके। क्योंकि अब सवाल इस पूरी दुनिया को बचाने का है। ये दुनिया इस हिंसा से नष्ट हो जाएगी। सवाल आदिवासी, गैर आदिवासी, राज्य बनाम जनता, ये नहीं है। अब तो सवाल पूरी दुनिया को बचाने का है कि ये हिंसा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आदिवासी इलाके से निकल करके शहर में फैल जाएगी, दुनिया में फैल जाएगी। और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो वॉर है, वो हिंदू बनाम मुस्लिम या ईसाई बनाम मुस्लिम या अमेरिका बनाम ईरान इराक या अमेरिका बनाम अफगानिस्तान नहीं है। अमेरिका झूठ बोलता है कि मुसलमान टेररिस्ट हो गए हैं, इसलिए हम इस्लामोफोबिया का एक पूरा वो खड़ा करके जा करके हमला करता है मिडिल ईस्ट पर। ये लड़ाई नहीं है। लड़ाई है कैसे पूंजी को बरकरार रखा जाए, पूंजीवाद को बचाया जाए, कैसे अय्याशी वाला जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाए, और इसमें से क्या निकलने वाला है? हिंसा और हिंसा और हिंसा और हिंसा, प्रति हिंसा। अंत में क्या होगा? आज इतने हथियार हैं हमारे पास,
कि हम सब इस हिंसा से खत्म हो सकते हैं। पूरी इंसानियत का वजूद खतरे में है, तो सवाल तो इंसानी वजूद को बचाने का है। मेरी लड़ाई या हम लोगों सबकी लड़ाई पूरी इंसानियत को बचाने की है। हम लोग कोई छोटी लड़ाइयों की बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करो, आदिवासी को छोड़ दो, दूसरों को मार लो, ऐसी बात नहीं है। हेलो सर, मेरा सवाल ऐसा है, जो एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में ऐसी छवि थी कि नक्सलवादी एक तो टेररिस्ट, मतलब कोई भी वहाँ पे जो भी सर्विस गवर्नमेंट सर्विस था वहाँ पे पोस्टिंग नहीं लेता था। पर आज आपको सुना तो हमारे मन में भी एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि वहाँ का आर्थिक, राजकीय, बोलो आरोग्य से रिलेटेड हो या और भी जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा की पृष्ठभूमि क्या है, जैसे नक्सलवादी एरिया में, हम वो जानने के लिए उत्सुक हैं। आप बताइए। हाँ, आदिवासी इलाकों में लंबे समय से इन प्रश्नों की उपेक्षा हुई है। आदिवासी इलाकों में शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है, और जैसा जो मैंने घटना का जिक्र किया 2005 में जिस तरीके से गांवों को जलाया गया, उस वक्त 1000 गांव में स्कूल बंद कर दिए गए, आंगनबाड़ी बंद कर दी गई, स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर दी गई, 650 गांव जलाए गए, हजारों लाखों आदिवासी विस्थापित हुए। आज तक वहां स्थिति सामान्य नहीं हुई है। तो आदिवासी इलाकों में हमने सेवा नहीं की, हमने उनकी जीवन के मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा। वहां से लूटने को प्राथमिकता दी कि इनके संसाधन लूट लो, इनके जरूरत पड़े तो इनके ऊपर हिंसा करो, वो किया हमने उनकी भाषा नहीं सीखी। आदिवासी भाषा कोई नहीं जानता, बस्तर की भाषा कोई अधिकारी नहीं सीखता, कोई नेता नहीं सीखता, और उन पर हिंसा करते हैं। तो ये जो आर्थिक, सामाजिक, राजकीय स्थिति है उसको जानबूझकर हमने वहां डिस्ट्रॉय किया। आदिवासियों की पूरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया गया ताकि वो लूट के खिलाफ खड़े ना हो सके, और फिर एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया कि ये लोग आतंकवादी हैं और हम लोग इन देश को बचा रहे हैं इनसे, और सारे आदिवासियों को नक्सली कह के पेंट करके पूरे आदिवासी प्रश्न को नक्सल प्रश्न में कन्वर्ट कर दिया कि कोई भी आदिवासी की बात करता है तो वो आतंकवादी है। अभी अभी हमारे देश के सबसे बड़े नेता ने कहा कि ये पढ़े लिखे लोग नक्सलवादी हैं, कलम के नक्सली हैं, तो लिखना पढ़ना नक्सलवाद है। संविधान की बात करने वाले नक्सलवादी हैं, संविधान की बात करना नक्सलवाद है, सत्य की बात करना नक्सलवाद है। तो पूरा, अगर आप लूट पर, अन्याय पर, हिंसा पर सवाल उठाते हैं तो आप आतंकवादी, आपको जेल में डाल दिया जाए, ये नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। ये खतरनाक हालत पैदा की जा रही है कि अगर आप सच बोलोगे तो आप आतंकवादी हैं। तो चुनौती तो बहुत बड़ी है, सच तो बोलना पड़ेगा, अन्याय को तो रोकना पड़ेगा। नहीं रोकोगे तो आपके खिलाफ भी अन्याय होगा। दूसरों के ऊपर होने वाले अन्याय के लिए अगर आप चुप रहे, तो अगर आप देश के किसी एक व्यक्ति के साथ होने वाले अन्याय पर चुप हैं, तो वो एक व्यक्ति आप भी हो सकते हो। फिर आप हर एक के साथ होने वाले अन्याय पर चुप रहोगे तो बोलना तो पड़ेगा। सर, आपने कहा कि ये जो लास्ट क्वेश्चन, ये आपने कहा कि जो झगड़ा है नक्सली का और पुलिस का, ये वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये शहरों में भी फैलेगा। तो सर, आपको नहीं लगता कि हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? देश की सिक्योरिटी मतलब जनता की सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब सरकार की नहीं। सरकार सिक्योरिटी का जो पूरा परसेप्शन बनाती है वो ये बनाती है कि सरकार सिक्योर रहे। हम पूछते हैं
कि जनता की सिक्योरिटी का क्या, पुलिस की सिक्योरिटी नहीं चाहिए हमें, जनता सिक्योर रहनी चाहिए। पुलिस अगर जनता पर हमला कर रही है तो हम पुलिस का विरोध करेंगे, ये है जनता की सिक्योरिटी। हम सरकारी कदमों का विरोध करेंगे, हम जेलों का विरोध करेंगे, सरकारी दमन का विरोध करेंगे, जनता का साथ देंगे। सिक्योरिटी का मतलब ये मत समझिए कि सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया, आवाज उठा दी, ये लोग सिक्योरिटी थ्रेट हैं। सरकार वैसा परसेप्शन खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि लोग अगर आवाज उठा रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ बोल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसान को कह दो कि आतंकवादी है ना, ये तो खालिस्तानी है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। तो सिक्योरिटी थ्रेट को सही परसेप्शन में लेना जरूरी है। हम कहते हैं अगर किसान खतरे में है तो देश की सिक्योरिटी खतरे में है, आदिवासी खतरे में है तो देश की सिक्योरिटी खतरे में है। और किसकी तरफ से खतरा है? सरकार की तरफ से खतरा है। तो देश की सिक्योरिटी अगर बचानी है तो जनता की को सिक्योर करो, सरकार की सिक्योरिटी नहीं। तो अपने पहले परसेप्शन सही कर लें, हम अपने दिमाग में समझ सही कर लें कि सरकारी सिक्योरिटी। तो परसेप्शन जानबूझ के बनाने की कोशिश है कि सरकार के खिलाफ बोलना मतलब देश के खिलाफ बोलना। सरकार के खिलाफ बोलना ये तो मतलब संविधान ने दिया हुआ हक है, फर्ज है, फर्ज है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आज का ये हमारा जो प्रोग्राम था ये इसीलिए था कि ये आग जलनी चाहिए और इस माहौल को बदलना चाहिए और हमको जो है एक अमन वाला देश जो गांधी ने बताया था वो देश की तरफ बढ़ना चाहिए। और युद्ध वाला देश नहीं है हमारा, अमन वाला देश है, इसके लिए करना चाहिए। अब मैं अगली कड़ी के लिए जो है हमारे वाइस चांसलर सर को बुलाऊंगा कि वो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दें। On the occasion of 40th Foundation Day of Mahatma Gandhi Mission Trust, आज का ये इंटरेक्टिव सेशन ऑन गांधीयन एनालिसिस ऑफ नक्सलाइट, आज हमारे बीच में श्री मोहन कुमार और जिनकी मुलाकात श्री निरंजन टकले के साथ मिली। वंडरफुल इंटरेक्शन एंड presence of Honorable Chancellor Sir, Ankush Kadam, Pratap Burade, Registrar Dr. Ashish Galekar, all my colleagues, dear student friends. As you know that the purpose of university is to not only educate but enlighten, and it is mentioned that education gives not only knowledge but resilience and courage and the wisdom to identify the difference between truth and justice. Knowledge gives, जैसे सर ने बताया कि डरना चाहिए या डरो मत, लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि उसमें डरने की भी ज़रूरत है, जो हम लोग कभी गलत चीज़ करने के against, we should also have fear. But in the era of education, truth cannot go together with injustice and fear, and hence the outcome of today's meaningful discussion is every student, every citizen, as you know that it is mentioned, the silence of wiser is more dangerous than devil. So basically जब हम ये जानना करेंगे कि what is the difference between injustice and fear, I'm sure that
this wonderful interaction has given us new dimension in education also. And students should identify their own strength and wisdom to distinguish between injustice and try to utilize their knowledge for peace and creation of just society. As you know that it is mentioned that the society makes progress when there is peace, justice and equality and inclusivity. So I am sure that we at MGM University, MGM Trust, we work for these principles, and I am sure that we will contribute for furtherance of these values. With this I conclude. Thank you very much. थैंक यू सर, धन्यवाद। मैं इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी और इसके लिए वोट ऑफ थैंक्स के लिए रजिस्ट्रार सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम का जो है वोट ऑफ थैंक्स इख्तिताम करें। महात्मा गांधी मिशन के 40वें स्थापना दिन के अवसर पर हमें यहाँ पर श्री हिमांशु कुमार जी आए हैं हमारे लिए, उनके साथ श्री निरंजन टकले जी। मैं दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मानना चाहता हूँ। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए आप करीब 18 से 20 घंटे यात्रा करके आए यहाँ पर, और जिस तरह से हमें लगा कि इनके हमें हमेशा वही लग रहा था कि किस तरह से इनसे वार्तालाप हो सकती है। हमें ये भी लगा कि काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन सारी नेगेटिव चीज़ों में से उन्होंने जिस तरह से पॉजिटिविटी हमें दिखाई है, इसलिए मैं उनका खास शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमें इन विद्यार्थियों को अपने राह दिखाई है कि आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप भी देख सकते हैं अपने काफ़ी कम उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़कर ये रास्ता चुना, और वही नहीं, उनके धर्मपत्नी भी उनके साथ शामिल हो गई और कई सारे लोग शायद उनके साथ शामिल हो चुके थे। उन्होंने आज एक कहानी जो सोनी सूरी जी के बारे में बताई, ऐसे कई सारे स्टोरी उन्होंने खास देखे होंगे जो आज हमें वक्त नहीं मिला उनके बारे में सुनने के लिए। बट आज मैं जब आपको सुन रहा था तो हमें लगा कि